हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडर 24/7 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वेरी ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, एक वेरी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है प्लेज। ये प्लेज नाम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो प्लेज का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो आपने यहाँ पर देखा ही होगा, या बैंक की तरफ से जब कस्टमर को गोल्ड लोन प्रोवाइड किया जाता है, कस्टमर को गोल्ड लोन दिया जाता है, तो कस्टमर बैंक के पास में अपना जो गोल्ड है वो रख देता है और बैंक की तरफ से यहाँ पर बदले में कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, लोन अमाउंट दे दी जाती है। तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड बैंक के पोजीशन में चला जाता है। ठीक है, गोल्ड किसके हाथ में? यहाँ पर गोल्ड बैंक के हाथ में चला जाता है, बैंक के पोजीशन में चला जाता है। तो इस गोल्ड, ये जो गोल्ड बैंक के पास कोलेटरल हो गया है, उसे बोलते हैं यहाँ पर कि ये गोल्ड बैंक के पास प्लेज हो गया है। यानी जो इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, वो कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ है? ये प्लेज नाम का चार्ज क्रिएट हुआ है। अब इस गोल्ड की, ये जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, इसकी ओनरशिप किसके पास है? इसकी जो ओनरशिप है वो यहाँ पर बोरोवर के पास ही है। गोल्ड की जो ओनरशिप है वो बोरोवर के पास ही रहने वाली है, लेकिन जो पोजीशन है, पोजीशन बैंक के पास में चला जाएगा। यहाँ पर पोजीशन बैंक के पास रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो यहाँ पर चार्ज क्रिएट होगा वो प्लेज होगा। अगर फ्यूचर में कस्टमर ये लोन की अमाउंट विद प्रिंसिपल अगर बैंक को वापस नहीं करता, बैंक को रिटर्न नहीं करता, तो बैंक के पास अधिकार है, बैंक के पास राइट है कि इस गोल्ड को सेल करके, इस गोल्ड को बेचकर अपने लोन की रिकवरी यहाँ पर कर सकता है। चलिए, प्लेज के बारे में कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो प्लेज के बारे में डिफाइन किया गया है सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। प्लेज के बारे में कहाँ पर मिल जाएगा? सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसके बारे में आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिल जाएगी। तो प्लेज एक्चुअल में क्या है? प्लेज है बेलमेंट ऑफ गुड्स, है ना। प्लेज क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स। अब बेलमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि बेलमेंट, क्योंकि आगे चल के हमारे पास बेलमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो बेलमेंट एक्चुअल में क्या है, तो पहले हम बेलमेंट के बारे में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मिस्टर ए नाम का व्यक्ति है एंड इनका एक फ्रेंड है मिस्टर बी। मिस्टर बी नाम का फ्रेंड है इनका, एंड मिस्टर ए के पास में बाइक है। ठीक है, मिस्टर ए के पास में यहाँ पर बाइक है, मिस्टर बी के पास बाइक नहीं है। तो मिस्टर बी मिस्टर ए के पास में आता है और ए को आकर बोलता है कि भाई आप मुझे अपनी बाइक दे दो, मुझे मार्केट तक जाना है, जैसे मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हारी बाइक लौटा दूंगा। तो मिस्टर ए ने अपनी जो बाइक है वो किसको दे दी? तो यहाँ पर जो बाइक है वो चली गई किसके पास में? बी के पास चली गई। ठीक है, तो बी ने किस पर्पस के लिए लिया है बाइक को? बी ने यहाँ पर बाइक को लिया है, मार्केट में उसे कोई काम है वो पूरा करके आएगा और उसके बाद में बाइक वापस कर देगा। ठीक है, तो ए ने बाइक बी को दे दी यहाँ पर। तो जैसे ही ए ने अपनी बाइक बी को डिलीवर कर दी, इनके बीच में ऑटोमेटिक एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इन दोनों के बीच में ऑटोमेटिक एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, या इसे बोलते हैं बेलमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कहलाता है? बेलमेंट कहलाता। तो बेलमेंट में क्या होगा? यहाँ पर बेलमेंट का मतलब है डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी ए से बी के पास में ये जो बाइक है इसको हम गुड्स मान सकते हैं। ए से बी के पास में ये गुड्स जो है वो डिलीवर हुआ है विद सम पर्पस। क्या पर्पस है? बी को मार्केट में जाना है ना, बी को मार्केट में जाना है विद कंडीशन दैट बी ने बोला है कि जैसे ही मैं मार्केट से वापस आ जाऊंगा मैं तुम्हारी बाइक वापस कर दूंगा। व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, जब पर्पस पूरा हो जाएगा मैं आपका सामान, आपका गुड्स यानी आपकी बाइक आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, डिलीवर टू दी बेलर, यानी जो बेलर है यहां पर मिस्टर ए क्या कहलाएगा? मिस्टर ए इस केस में कहलाएगा बेलर, और जो मिस्टर ए बी है वो बन जाएगा इसमें बेली। ठीक है, तो मिस्टर बी बोल रहा है कि जैसे मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा मैं आपकी बाइक यहां पर वापस कर दूंगा। तो बेलमेंट के बारे में कहां डिफाइन किया गया है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ऐसे ही आप यहां पर जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स को भी मान के चलिए कि वो बोरोवर से किसके पास चले गए हैं? बैंक के पास चले गए हैं। ठीक है, बैंक के पोजीशन में रहेंगे, और जब बोरोवर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पूरा पे कर देगा बैंक को, तो बैंक की ड्यूटी है कि उसका गोल्ड जो का तो वापस यहां पर कर दे। तो जो प्लेज है, प्लेज भी क्या होता है? प्लेज भी एक तरह का बेलमेंट ऑफ गुड्स है यहाँ पर, दैट इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट एंड परफॉर्मेंस प्रॉमिस। यानी जब यहाँ पर बोरोवर जो उसने बैंक से लोन लिया है या जो भी यहाँ पर डेट है, जो भी उसने प्रॉमिस किया है, जब वो अपना प्रॉमिस पूरा कर देगा तो ये गुड्स, ये उसका सामान यहाँ पर वापस कर दिया जाएगा।
एंड ध्यान दीजिएगा, जो प्लेज है, प्लेज हमेशा किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? प्लेज हमेशा मूवेबल गुड्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, यानी ऐसे गुड्स जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, है ना। जैसे स्टॉक्स है, यहां पर रेलवे रिसिप्ट है ना, इनके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है वो प्लेज नाम का चार्ज क्रिएट होगा, प्लेज नाम का चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। प्लेज में एक चीज ध्यान रखनी, प्लेज में यहां पर सिर्फ ओनरशिप जो है वो किसके पास? बोरोवर के पास रहेगी। ओनरशिप बोरोवर के पास रहने वाली है। जो पोजीशन है, पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है बैंकर के पास में, यानी जिसके कब्जे में है, पोजीशन का मतलब है जिसके कब्जे में है, जिसके हाथ में है, उसे क्या बोलते हैं यहां पर? दैट इज नोन एज पोजीशन, उसे पोजीशन कहेंगे। पोजीशन किसके पास है? बैंकर के पास है। तो बैंक प्लेज वाले केस में बैंक बन जाएगा यहां पर प्लेजी, और प्लेजी के पास में जो गोल्ड रखा रहेगा, गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखे रहेंगे, उस गोल्ड ऑर्नामेंट्स का बैंक को ऐसे ध्यान रखना है यहां पर जैसे वो गोल्ड बैंक का खुद का अपना हो, जैसे वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स बैंक के अपने खुद के हों, ऐसे उनका ध्यान रखना है। क्या बैंक उन गोल्ड ऑर्नामेंट्स को सेल कर सकता है? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि यहां पर बैंक की तरफ से वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स सेल किए जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। यहां पर अगर बोरोवर की तरफ से लोन का रीपेमेंट करने से मना कर दिया जाता है, बोरोवर को जो लोन दिया है अगर वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए हो जाता है, तो इसके लिए हम पहले बोरोवर को रीजनेबल नोटिस सेंड करेंगे, बोरोवर को नोटिस भेजेंगे, और बोरोवर की तरफ से अगर नोटिस का जवाब नहीं आता है या बोरोवर नोटिस भेजने के बाद भी लोन का रीपेमेंट नहीं करता, तो फिर ऐसे केस में उन गोल्ड ऑर्नामेंट्स को बेचकर हम अपने लोन की रिकवरी यहां पर कर सकते हैं। एंड ध्यान दीजिएगा, जो भी सामान बैंक के पास में प्लेज हुआ है उसके ऊपर सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो बैंक की रहती है। फ्यूचर की डेट में अगर उस सामान को लॉफुल तरीके से सीज भी किया जाता है, लॉफुल तरीके से उसके ऊपर अगर रोक भी लगाई जाती है यहां पर, तो पहला जो राइट्स है, पहला जो अधिकार है वो यहां पर बैंक का आएगा। चलो एक नजर में मैं आप सभी को बता देता हूं कि यहां पर कौन कौन सी आइटम्स के ऊपर कौन कौन सा जो चार्ज है वो क्रिएट होता है। तो देखिए डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं। एक है यहां पर मॉर्गेज, एक है प्लेज, एक है हाइपोथिकेशन, एक है लियन और एक है असाइनमेंट। आने वाली वीडियोस में इन सभी चार्जेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए मॉर्गेज हमेशा एप्लीकेबल होता है इमोबल सिक्योरिटीज के ऊपर, जहां पर खास करके जब हम कस्टमर को होम लोन देते हैं तो होम लोन में जो चार्ज क्रिएट करते हैं वो मॉर्गेज होता है यहां पर। एंड सिक्योरिटी का एग्जांपल जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एम्बेडेड इन अर्थ, है ना, जमीन में लगी हुई मशीनरी होती है तो जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो यहां पर इनके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा वो मॉर्गेज होता है। उसके बाद में जो प्लेज है मूवेबल गुड्स एसेट्स के ऊपर, मूवेबल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जैसे इसका एग्जांपल लिया हमने, गोल्ड लोन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसे रॉ मटेरियल है, शेयर्स है, स्टॉक्स है, गोल्ड ज्वेलरी है, यहाँ पर ये बैंक के पास में प्लेज कर दी है, बैंक के पोजीशन में रख दी है यहाँ पर। हाइपोथिकेशन भी मूवेबल गुड्स के एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मूवेबल एसेट्स में जैसे हम यहाँ पर कस्टमर को कार लोन देते हैं, इसका एग्जाम्पल कार लोन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सामान है, गुड्स है, वो बैंक के पोजीशन में रहता है, बैंक के अधिकार में रहेगा। यहाँ पर बैंक के पास कोलेटरल रहेगा, लेकिन जो पोजीशन एंड ओनरशिप है दोनों बोरोवर के पास रहती है। तो हाइपोथिकेशन वाले केस में ध्यान रखना, हाइपोथिकेशन वाले केस में पोजीशन एंड ओनरशिप दोनों बोरोवर के पास रहती है। तो एग्जांपल है रॉ मटेरियल, मोटर व्हीकल, स्टैंडिंग क्रॉप्स, इनके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा वो हाइपोथिकेशन होगा। उसके बाद में लियन कहां पर एप्लीकेबल होगा? जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी बैंक के पोजीशन में, क्रेडिटर कौन है यहां पर? बैंकर। ऐसी सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी बैंकर के पोजीशन में हैं उनके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है वो लियन नाम का चार्ज क्रिएट होगा। और यहां पर जो भी गुड्स एंड सिक्योरिटीज हैं, जहां पर ऐसी गुड्स एंड सिक्योरिटीज जहां पर एक्शनेबल क्लेम नहीं है, जो बैंक के पोजीशन में है, उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे हम कस्टमर को एफडी के अगेंस्ट में लोन देते हैं, है ना, एफडी के अगेंस्ट में अगर हमने कस्टमर को लोन दिया है तो वहां पर लियन कर देते हैं उस एफडी को। उसके बाद में असाइनमेंट नाम का चार्ज कहां पर क्रिएट होगा? तो भाई असाइनमेंट नाम का जो चार्ज है वो क्रिएट होता है जहां पर किसी थर्ड पार्टी के पास हम क्लेम करने जाते हैं। जैसे अगर हमने कस्टमर को एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन दिया है ना, अगर हमने कस्टमर को एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन दिया है, तो अगर कस्टमर वहां पर डिफॉल्ट करता है तो हमें एलआईसी के पास क्लेम करने जाना होता है, यानी जो सरेंडर वैल्यू है वो ऑब्टेन करेंगे यहां पर। तो ऐसे केस में तो असाइनमेंट जहां पर एक्शनेबल जो क्लेम है, तो जो एलआईसी पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में लोन देंगे, यहां पर थर्ड पार्टी के पास क्लेम करने जाएंगे। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन दिया है, बुक डेट्स हैं, एफडीआर ऑफ अदर बैंक, है ना, यहां पर एफडीआर ऑफ अदर बैंक, एंड उसके साथ साथ यहां पर सप्लाई बिल्स, ठीक है,
जो सप्लाई बिल्स होते हैं, सप्लाई बिल्स के अगेंस्ट में भी हम जो लोन प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर भी असाइनमेंट नाम का चार्ज यहाँ पर क्रिएट होता है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं हम आपके लिए बहुत सारे शेयर करने वाले हैं, सो दैट आप लर्न करते चलें, सीखते चलें यहाँ पर कि ये इंपॉर्टेंट टर्म क्या है। तो इसके लिए ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट और भी जो बेहतरीन जो वीडियोज़ हैं ये 10 मिनट्स वाली आपके लिए आ सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।